गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के इस स्पेशल सेशन में, आज की इस मुलाकात में। देखिए, आपके में एग्जामिनेशन जो जेआईबी के थे 2026 के, वो समाप्त हो चुके हैं। 2026 का रिजल्ट जबरदस्त रहा है चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो, पीपीबी हो, एएफएम हो या आरबीडब्ल्यूएम हो, जबरदस्त रिजल्ट रहा है। अब हमारी तैयारी होनी चाहिए आप में से जिनका भी टारगेट नवंबर 2026 का है उस एग्जामिनेशन की। तो नवंबर 2026 आप लोग जो भी टारगेट कर रहे हैं, जो भी जेआईबी देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं पूरी आज चर्चा करने वाला हूं। जेआईबी क्या है, जेआईबी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कंप्लीट डिटेल आज मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप में से जो भी टारगेट कर रहे हैं नवंबर 2026 का जेआईबी एग्जामिनेशन, उनके लिए सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन, सारी प्रीलिमिनरी जानकारी आपके साथ इस सेशन में जो है शेयर की जाएगी। तो अगर आप अपने सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो जेआईबी एग्जामिनेशन आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कुछ बैंकों ने तो काफी हद तक इसको मैंडेटरी भी कर दिया कि आपका जेआईबी कुछ चीजों में क्वालिफाइड होना आवश्यक है, इसलिए आप सभी को जेआईबी निश्चित तौर पर देना चाहिए, निश्चित तौर पर देना है। तो कंप्लीट डिटेल की आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। नवंबर 2026 आप में से जो भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए पूरा पूरा सेशन होने वाला है। बहुत इत्मीनान से देखिएगा। इस सेशन को लेकर कोई सवाल अगर आपके मन में है, कोई भी चीज आप और पूछना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका भी आंसर आपको दे दिया जाएगा, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन कंप्लीट डिटेल वाला सेशन है। सबसे पहले आपके इस जेआईबी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए भैया, जेएआईबी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए ये एग्जामिनेशन दो अलग अलग कैंडिडेट के लिए दो नाम से होता है, पेपर सेम होता है ना, एग्जामिनेशन सेम है, सिलेबस सेम है, उसी दिन पेपर होगा, लेकिन दो अलग अलग नामों से, एक है जेएआईबी और दूसरा है डीबीएफ। जेएआईबी ऐसे कैंडिडेट के लिए एग्जाम होता है जो ऑलरेडी आईएबीएफ के मेंबर है। आईएबीएफ के मेंबर होने का मतलब है कि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वर्किंग है और आपका बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएबीएफ का ऑर्डिनरी मेंबर है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, आप जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वर्किंग है, आपका वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएबीएफ का ऑर्डिनरी मेंबर है, तो आप भी आईएबीएफ के ऑर्डिनरी मेंबर होंगे। क्लियर है? लेकिन आपको आईएबीएफ की मेंबरशिप अलग से लेनी पड़ती है, यानी जेआईबी एग्जाम देने के लिए आपको सबसे पहली बात तो यह है कि आईएबीएफ की मेंबरशिप लेनी होती है। मेंबरशिप के लिए मैं अलग से एक सेशन लेके आऊंगा कि मेंबरशिप कैसे ली जाती है। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनमें वर्किंग हो और आपका बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएबीएफ का ऑर्डिनरी मेंबर हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जेआईबी देने के लिए। लेकिन आपको भी आईएबीएफ की मेंबरशिप लेनी होती है, जो लाइफ टाइम मेंबरशिप लेनी होती है, एक बार ही लेनी होती है, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप आईएबीएफ के मेंबर हो, यानी आप जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं वो आईएबीएफ का ऑर्डिनरी मेंबर होना चाहिए। यानी जेआईबी केवल और केवल आईएबीएफ के मेंबर्स के लिए ही होता है, नॉन मेंबर्स के लिए जेआईबी नाम से एग्जामिनेशन नहीं है, उनके लिए डीबीएफ है। सेम एग्जामिनेशन है लेकिन वो डीबीएफ के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन या उसके इक्विवेलेंट आप एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है ना, जो आईएबीएफ आपको बताता है। तो दो क्राइटेरिया आपको पता चल गया, आपका इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड क्वालिफाई होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, आप आईएबीएफ के ऑर्डिनरी मेंबर हो। लेकिन अब एक और मजेदार बात यह है कि आईएबीएफ ने यह कह रखा है कि बैंक अगर चाहे अपने डिस्क्रिप्शन पर, यानी बैंक अगर चाहे अपने विवेक पर, तो मैनेजर, जो आपके बैंक का मैनेजर है या जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, वो अपने यहां सुपरवाइजरी स्टाफ से ऐसे कैंडिडेट को ये अलाउ कर सकता है कि बिना 12th स्टैंडर्ड क्वालिफाई किए आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं ना। अगर वो ऐसा अलाउ करता है तो देखिए यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दूसरी कंडीशन क्या लिखी है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट। किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, साइंस आप बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज है, कुछ भी हो, किसी भी बैकग्राउंड में 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। द इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट का मतलब यहां आईएबीएफ की बात हो रही है, हाउएवर इट्स डिस्क्रिप्शन अलाउ एनी कैंडिडेट फ्रॉम क्लर्कियल और सुपरवाइजरी स्टाफ कैडर ऑफ बैंक टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मैनेजर ऑफ द बैंक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द बैंक्स ऑफिस वेयर द कैंडिडेट इज वर्किंग इवन if he she is not 12th standard pass or its equivalent। तो दूसरा यह है मुद्दा कि आईएबीएफ के पास ये अधिकार है, आईएबीएफ अपने डिस्क्रिमिनेशन पर किसी आपके सुपरवाइजरी स्टाफ को वो अलाउ कर सकता है, लेकिन उस केस में उसकी रिकमेंडेशन आनी चाहिए उस बैंक से, बैंक मैनेजर से, या जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वहां से उसकी रिकमेंडेशन आनी चाहिए। मैं फिर से बता दूं, बैंक यहां रिकमेंडेशन दे सकता है, क्लियर है, बैंक अलाउ नहीं करेगा, बैंक रिकमेंडेशन दे देगा कि भैया ये हमारी रिकमेंडेशन है। यहां आईएबीएफ वो डिस्क्रिप्शन लेगा कि उसे वो एग्जामिनेशन के अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आपके लिए सामान्य तौर पर दो ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना। आप 12th स्टैंडर्ड पास आउट हो, किसी भी आपका उसमें हो, किसी भी स्ट्रीम में आप 12th स्टैंडर्ड पास आउट हो,
और दूसरा आप आईएबीएफ की ऑर्डिनरी मेंबरशिप रखते हो तो आप जेआईबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरी बात यह है, क्या सबऑर्डिनेट स्टाफ भी दे सकता है इस पेपर को? तो बिल्कुल दे सकता है। सबऑर्डिनेट स्टाफ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हु आर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी जो आईएबीएफ का मेंबर है, आर एलिजिबल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड दे हैव पास द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। तो जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो भी दे सकता है, क्लर्कल कैडर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये सारे जेआईबी दे सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर दो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th स्टैंडर्ड पास हो और आईएबीएफ के आप ऑर्डिनरी मेंबर हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया। आप सभी जितने भी बैंक में हमारे कर्मचारी मित्र हैं भैया, वो सभी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तैयारी शुरू करिए, अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, आप एक बार में पेपर को क्लियर कर सकते हो। और आपको पता है भैया कि आप जैसे ही जेआईबी क्लियर करते हैं आपके पास एक इंक्रीमेंट की एलिजिबिलिटी आ जाती है, यानी आपको एक सिंगल इंक्रीमेंट मिल जाता है जेआईबी क्वालिफाई होते ही। और दूसरा फायदा ये मिलता है, जेआईबी क्वालिफाई होते ही आप सीएआईबी के लिए एलिजिबल होते हैं और सीआईबी क्वालिफाई करते ही आपको 3 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, एक जेआईबी का और 2 सीआईबी का इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है। अब देखते हैं इस जेआईबी में पेपर कितने आते हैं आपके। तो ये जिस सीक्वेंस में आपको पेपर्स दिखाई दे रहे हैं इसी सीक्वेंस में आपको पेपर दिखाई देंगे। वहां पर भी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी, एएफएम यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंक फॉर बैंकर्स, आरबीडब्ल्यूएम यानी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये 4 पेपर आपके पूछे जाते हैं। चारों के चारों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और इनमें किसी भी पेपर में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारे बैंकर, लगभग 80% बैंकर एक ही अटेम्प्ट में ये सारा पेपर क्लियर कर लेते हैं। आपके पास अभी बहुत अच्छा समय है, आप अभी से प्रिपरेशन करके इस पेपर को क्लियर कर लेंगे। ये पेपर आपके लिए, मैं आपको फिर से बता दूं, आपके लिए काफी हद तक मैंडेटरी हो जाता है। आपको निश्चित तौर पर देना ही देना है, देना भी चाहिए आपको, इंक्रीमेंट के लिए भी, अपने प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए भी और कई जगहों पर। तो इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रख दिया गया कि अगर आप जेआईबी क्वालिफाई हैं तो ही आप, कुछ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में इसको मैंडेटरी क्राइटेरिया के अंतर्गत रखा गया। तो जेआईबी तो आपको देना ही देना है। तो दो बातें हमें क्लियर हो गई, कौन कौन से पेपर का एग्जामिनेशन होगा। अब इसका एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है। एक होता है मई साइकिल में, जो अमूमन मई जून साइकिल में होता है, लेकिन अब एक ही महीने में एग्जाम समाप्त कर दिया जा रहा है। जैसे इस बार जो आपका पेपर था वो 3 से 17 मई में समाप्त हो गया था। अब आपका पेपर पढ़ने वाला है नवंबर में। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? 2 बार एग्जामिनेशन होगा। पासिंग क्राइटेरिया क्या है इसको ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, पासिंग क्राइटेरिया मैं आपको यहां पर लिख कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें और अगर आप सिंगल अटेम्प्ट दे रहे हैं, यहां पर मैं सारी बातें लिख दे रहा हूं, अगर आप सिंगल अटेम्प्ट दे रहे हैं, सिंगल अटेम्प्ट का मतलब यह है कि अगर आप ये चारों पेपर एक अटेम्प्ट में देने जा रहे हैं तो हर पेपर कितने नंबर का होगा भैया? 100 मार्क्स का होगा। ठीक से इसको समझिएगा, 100 मार्क्स के होंगे। अब मान लेते हैं कि आपने 2 पेपर में 45 मार्क्स, 2 पेपर में आपके 45 मार्क्स आ गए और 2 पेपर में आपके आ गए 50 मार्क्स और एक पेपर में मान लेते हैं आपका आ गया 60 मार्क्स आ गया। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं ध्यान से समझिएगा। तो अब आपके जो टोटल मार्क्स हो गए वो कितने हो गए? 5 9 14, 205 नंबर हो गए। ठीक हो गई इतनी बात? अब ये जो 4 पेपर हैं ये हर पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, यानी जो टोटल पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होगा। आपको इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए एग्रीगेट 200 लाना होता है, यानी 50%। तो अगर मैं एग्रीगेट की बात करूं, आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एग्रीगेट 50% तो लाना ही लाना है, चाहे आप पेपर सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें, चाहे आप मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें। आपको टोटल जो अटेम्प्ट मिलते हैं वो 5 अटेम्प्ट मिलते हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अब कैसे अटेम्प्ट कैलकुलेट होगा उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप ये समझे कि आपको टोटल जो अटेम्प्ट मिलते हैं वो 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। आप एक अटेम्प्ट में चारों के चारों पेपर क्लियर करें, जो ज्यादातर बैंकर करते हैं, तो भी आपको एग्रीगेट 200 लाना होगा। और अगर आप एक से ज्यादा अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं तो भी आपको एग्रीगेट 200 लाना होगा, यानी 50% एग्रीगेट लाना जरूरी है। तो एग्रीगेट पर तो कोई भी और शर्त नहीं है, 50% एग्रीगेट लाना जरूरी है, 200 एग्रीगेट लाना जरूरी होता है। अब यहां पर देखिए, अगर इस तरह भी आपके मार्क्स आते हैं तो 200 आपका एग्रीगेट हो गया, मतलब एक क्राइटेरिया आपने पूरा कर लिया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है? अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में 200 ले आते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में 200 लेकर आते हैं और किसी पेपर में आपके 45 या उससे ऊपर मार्क्स हैं, अगर चारों पेपर में 45 होंगे तो 200 पूरा ही नहीं हो पाएगा, फिर तो 180 ही नंबर हो पाएगा। तो चारों पेपर में तो 45 से काम ही नहीं बनने वाला, क्योंकि आप एग्रीगेट पे ही नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब कुछ पेपर में तो आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं और आपके कुछ पेपर में 45 या उससे ज्यादा नंबर आ गए और आपका एग्रीगेट भी 200 हो गया, तो आप पेपर क्वालिफाई माने जाएंगे। 45 से नीचे अगर आप लाते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपको पेपर क्वालिफाई नहीं है। 2 बातों का ध्यान, अगर 45 से कम मार्क्स है तो पेपर डिस्क्वालीफाई, अगर एग्रीगेट 200 है तो पेपर डिस्क्वालीफाई, यानी एग्रीगेट 200 तो लाना ही लाना है आपको।
अब ये जो 45 मार्क्स का फायदा है ये आपको सिंगल अटेम्प्ट में ही मिलता है। मतलब क्या है, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि आपका 200 वाला क्राइटेरिया जो मैंडेटरी है, जो तो लाना ही लाना है, वो भी आपने पूरा कर लिया और 2 पेपर में आपके 45 नंबर आ गए, 2 में उससे ज्यादा नंबर आ गए, तो 45 का फायदा आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप 50 से कम हैं तो आप 50 से कम और 45 हैं तो 45 से 50 के बीच में अगर आप हैं तो आप पेपर क्वालिफाई होंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये आपका सिंगल अटेम्प्ट में होना चाहिए और एग्रीगेट 200 होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपने सिंगल अटेम्प्ट में पेपर दिया लेकिन इसमें आपके आ गए 40 नंबर। अब अगर आपके 40 नंबर आ गए, या मान लेते हैं कि इसमें 40 ना लाके आपका मार्क्स कुछ इस तरीके से आया कि इसमें आपके आ गए 40 मार्क्स, इसमें आपके आ गए मान लेते हैं 50 मार्क्स, इसमें आपके आ गए 55 मार्क्स, इसमें आपके आ गए 65 मार्क्स, कुछ इस तरीके से आपके नंबर आ गए, तो 10 ये हो गया, 210 नंबर हो गया। अब यहां पर देखें, आप एग्रीगेट आप पास कर गए, एग्रीगेट आपने इस तरीके से, अगर इस तरीके से आपके नंबर आए तो एग्रीगेट आपने 200 पूरा कर लिया, लेकिन आपका इस पेपर में 40 नंबर ही रह गया, 45 नहीं आ पाए। अगर ये 45 हो जाता तो एग्रीगेट भी आपका 200 से ऊपर हो जाता और 45 भी हो जाता, आप पेपर क्वालिफाई थे। लेकिन ये 40 नंबर रह गया। अब आपको एक अटेम्प्ट देना पड़ेगा। अब आपको जब नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ेगा तो आपको केवल ये पेपर देना होगा, ध्यान से समझिएगा, आपको केवल ये पेपर देना होगा और इस पेपर में अब आपको 50 नंबर लाने होंगे। अब मैं पूरी बात आपको फिर से बता रहा हूं। अब ये जो 45 का, वैसे तो हर पेपर में यहां पर क्राइटेरिया लिखा है कि मिनिमम पासिंग मार्क जो है वो 50 होना चाहिए आउट ऑफ 100, लेकिन 45 का फायदा अगर मिलेगा आपको जब आप सिंगल अटेम्प्ट में 200 से ज्यादा ले आएंगे, सिंगल अटेम्प्ट में 200 से ज्यादा ले आएंगे और आपका अगर 45 या उससे ऊपर है तो आप वो पेपर क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन 45 से नीचे किसी भी कंडीशन में नहीं माने जाएंगे। अब अगर आपका मान लेते हैं कि 45 नहीं आया, 40 ही आ गया, तो आपको केवल वो पेपर दोबारा देना होगा, यानी अब आपको 2 अटेम्प्ट देने होंगे। तो अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट देने पड़ रहे हैं, सिंगल अटेम्प्ट में तो 45 नंबर के साथ आप पेपर क्वालिफाई कर ले जाएंगे, लेकिन आपका एग्रीगेट 200 होना चाहिए। लेकिन अगर आप पेपर नहीं क्वालिफाई कर पा रहे और आपको दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ रहा है, यानी एक से ज्यादा अटेम्प्ट में अगर आप पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको फिर हर पेपर में 50 लाना पड़ेगा। फिर 45 नंबर का लाभ आपको नहीं मिलेगा, हर पेपर में 50 भी लाना पड़ेगा और 200 एग्रीगेट तो पूरा ही करना है हर कंडीशन में। जैसे उस दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि उसमें 40 आ गया, अब बाकी सारे पेपर में आपके 50 या उससे ऊपर हैं, तो 50 अगर मल्टीपल अटेम्प्ट में तो कम से कम 50 लाना ही लाना है, तो इन सब में तो कम से कम 50 आ ही गया है, तो ये आप क्वालिफाई हैं। ये पेपर आपको दोबारा नहीं देना है, केवल वही पेपर आपको दोबारा देना है जिसमें 40 मार्क्स है, लेकिन अभी अटेम्प्ट हो गया मल्टीपल, एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो गया, तो अब आपको 50 नंबर लाना होगा। यहां पर देखिए, मिनिमम मार्क्स है पास करने के लिए 50 आउट ऑफ 100, लेकिन दूसरी कंडीशन है कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट में 45 नंबर लाके तो आप 200 पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए कुछ में तो आपको ज्यादा लाना होगा। तो कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% marks, aggregate 50% mark 200 in all subject of the examination in a single attempt will also be declared as having completed the exam। तो अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में 50% ले आते हो, यानी 200 मार्क्स ले आते हो और आपके कुछ पेपर में 45 से उससे ऊपर आ जाते हैं, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। लेकिन अगर आपका कहीं ये 45 से कम हो गया तो वो पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा, जो भी पेपर आपका 45 से कम होगा। फिर आपका 45 से अगर कम हो गया तो एग्रीगेट आपका कुछ भी हो फिर वो नहीं कंसीडर किया जाएगा, फिर आप केवल वही पेपर क्वालिफाई माने जाओगे जिसमें 50 या उससे ऊपर मार्क्स हैं। अगर आपके यहाँ एग्रीगेट 250 भी हो जाता और वहां उसमें 40 ही रह गया है, तो भी आप पेपर क्वालिफाई नहीं हो एक पेपर की वजह से जिसमें 40 नंबर आ गए, जो 45 से कम हो गया। तो अब वो 45 से कम वाला नंबर अब पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा। अब चूंकि अटेम्प्ट एक से ज्यादा हो गया, इसलिए अब इस पेपर में भी आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे। यानी अगर आप एक अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई ना करके एक से ज्यादा अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करते हैं तो हर पेपर में 50 नंबर, एग्रीगेट 200। अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करते हैं और आपके एग्रीगेट 200 आ गए, तो आप किसी पेपर में 45 से ऊपर या 45 है तो भी आप वो पेपर क्वालिफाई माने जाओगे। ये उम्मीद है क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिटेन क्रेडिट फॉर द सब्जेक्ट दे हैव पास्ड इन एन अटेम्प्ट टिल द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ पासिंग द एग्जाम। जो एग्जाम आपने पास कर लिया है इसका आप क्रेडिट ले सकते हैं जब तक आपका अटेम्प्ट बचा हुआ है। अब आपको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? देखिए भैया, जब आप अपने एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन पहली बार करते हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन आपने किया, तो पहली बार जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां से आपको 5 अटेम्प्ट या 3 इयर्स मिलते हैं, जो भी पहले पूरा हो जाए। जैसे मान लेते हैं अब ये पेपर साल में 2 बार होता है, 3 इयर्स आपको मिलता है,
3 साल की विंडो आपको मिलती है। 3 साल में पेपर तो 6 होंगे, क्योंकि हर 6 मंथ पर पेपर होता है। 3 साल में पेपर 6 होंगे, लेकिन आप कोई 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ध्यान समझिएगा, कोई भी 5 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। 3 साल में 6 अटेम्प्ट होंगे, उनमें से कोई 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो 5 अटेम्प्ट या 3 इयर्स जो भी पहले पूरा हो गया, अगर आप अपने पेपर चारों नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप दोबारा भी जेआईबी दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको दोबारा पूरी फीस देकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बात नंबर एक ये नुकसान होगा। दूसरा नुकसान, जिन पेपर को आपने 50 या उससे ऊपर नंबर के साथ पास किया था, जिनको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं थी, वो आपको सारे पेपर अब दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक हो गई इतनी बात भैया? फिर वो उसका क्रेडिट आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां पर इनका क्रेडिट, जैसे मान लेते हैं ये आपका पहला अटेम्प्ट था, अब पहले अटेम्प्ट में आपने ये मार्क्स, इसमें आपके इतने नंबर आ गए, लेकिन ये किसी वजह से आपका 40 ही रह गया, तो आप अगले 5 अटेम्प्ट तक इसको ना दें, इसका क्रेडिट आप इस्तेमाल करते रहे, खाली इसी पेपर को दें, और 50 नंबर जब आपका आ गया 5 अटेम्प्ट में, तो आप पेपर क्वालिफाई हो गए पूरे के पूरे। लेकिन ये क्रेडिट आप 5 अटेम्प्ट तक यूज कर सकते हैं, या 3 साल जो भी पहले पूरा हो जाए। अगर आप इसको पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आपको दोबारा से सारे एग्जाम देने होंगे, दोबारा से ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, पूरी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। मेंबरशिप दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी। आईएबीएफ की मेंबरशिप खाली एक बार की होती है, आपको दोबारा एग्जाम में अप्लाई करना पड़ेगा फुल फी पे करके। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? तो पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब आपको कुल कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? 5 अटेम्प्ट या 3 इयर्स आपको दोनों में से, इन दोनों को कंसीडर करते हुए एग्जाम क्वालिफाई करना, चाहे 5 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लीजिए, चाहे 3 साल के अंदर क्वालिफाई कर लीजिए, जो भी पहले पूरा हो जाएगा। अगर आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो एग्जॉस्ट माना जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर आपने पेपर के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन आपने पेपर दिया नहीं, तो वो अटेम्प्ट आपका काउंट होगा। अगर आपने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया है और आपने एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं किया, तो फिर आपका वो अटेम्प्ट कैलकुलेट किया जाएगा, उसको गणना होगी, उसको गिना जाता है। इसलिए अगर अप्लाई करिए तो पेपर दीजिए, क्योंकि अटेम्प्ट तो वो काउंट होगा ही होगा। तो देखिए यहां पर मैं पूरी बात आपके लिए पढ़ देता हूं। अ कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ जेआईबी एग्जाम। 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, बट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, विच ईयर इज अर्लियर, जो भी पहले पूरा हो। और ये आपका कब से समय सीमा शुरू होता है? जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, फ्रॉम द टाइम ही इज रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम। दिस 5 अटेम्प्ट नीड नॉट टू बी कंसेक्यूटिव। ये 5 अटेम्प्ट लगातार होना जरूरी नहीं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, आप कोई भी 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 5 कंटिन्यू होना जरूरी नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? कैंडिडेट अनेबल टू पास द एग्जामिनेशन विद इन द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स और 5 अटेम्प्ट which year is earlier will be required for re-enroll themselves afresh. Such candidate will not be granted credit for subject passed if any earlier. अगर आप 5 अटेम्प्ट या 3 साल में अपने चारों पेपर नहीं क्लियर कर पाए तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और आप जो पेपर क्वालिफाई आपने किया था आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, यानी आपको वो चारों पेपर फिर दोबारा देने पड़ेंगे। द टाइम लिमिट ऑफ 3 years of 5 अटेम्प्ट which year is earlier will start from the date of registration for the first attempt. ये कब से शुरू होगा? जब आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वहां से शुरू हो जाएगा। अटेम्प्ट विल बी काउंटेड when he she apply for the exam irrespective of whether the candidate appears of any exam or not. अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो वो आपका काउंट होगा अटेम्प्ट, चाहे आपने वो पेपर दिया हो या ना दिया हो। अप्लाई किया, अटेम्प्ट काउंट हो गया, इसलिए अप्लाई करिए तो पेपर जरूर दीजिए। द रूल मेंशन अबव imply that normally a candidate will be eligible to apply for any 5 examination out of the 6 examination being conducted within the stipulated period of 3 years. जो स्टिपुलेटेड टाइम 3 साल का, उसमें 6 बार एग्जाम कंडक्ट होंगे, लेकिन आप कोई 5 दे सकते हैं, और वो 5 कंटिन्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है। If a candidate avail all 5 attempt before completion of 3 years, अगर आपने 3 साल के पहले 5 अटेम्प्ट दे दिए, मान लो कोई कैंडिडेट है जो लगातार दे रहा है, 3 साल के खत्म होने के पहले ही उसने 5 अटेम्प्ट दे दिए लेकिन पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो माना जाएगा कि आपने अटेम्प्ट अपना सारा खत्म कर लिया, एग्जॉस्ट कर दिया। या आपका अटेम्प्ट बचा हुआ है लेकिन आपके 3 साल पूरे हो गए और आपने पेपर क्वालिफाई नहीं किया, तो भी आपको रीलोड करना पड़ेगा। तो वही बात की, इफ अ कैंडिडेट अवेल ऑल 5 अटेम्प्ट बिफोर कंप्लीशन द 3 years, he she will be required to re-enroll themselves afresh. अगर आपने 5 अटेम्प्ट ले लिए लेकिन 3 साल नहीं पूरा हुआ, तो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि अटेम्प्ट आपके खत्म हो गए। या सिमिलरली इफ अ कैंडिडेट डज नॉट अवेल 5 अटेम्प्ट, अगर आपने 5 अटेम्प्ट अवेल नहीं किए लेकिन आपका स्टिपुलेटेड जो 3 इयर्स का टाइम था वो खत्म हो गया, तो भी आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 बातें समझ में आ गई? तो 3 साल या 5 अटेम्प्ट जो भी पहले पूरा हो उसे कंसीडर किया जाता है। आपको इसके बीच में अपना एग्जाम क्लियर कर लेना है। उम्मीद है ये वाला क्राइटेरिया भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली है भैया। आईएबीएफ का मेंबर होना जरूरी है जेआईबी के लिए। मैं फिर से आपको बता दूं, जेएआईबी एग्जाम में अप्लाई करने के पहले आपको आईएबीएफ की मेंबरशिप लेनी होगी। कैसे आईएबीएफ की मेंबरशिप ली जाती है, इसके लिए मैं आपके साथ एक अलग से सेशन करूंगा, ठीक है? आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है भैया? मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। आप दोनों भाषाओं में दे सकते हैं, मतलब जो भी भाषा आप चुनेंगे उसमें आप पेपर दे सकते हैं। अब यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि कोई भी पेपर आपका पेपर मोड में नहीं होता है, बल्कि सारे के सारे ऑनलाइन मोड में ही होते हैं। आपको डेस्कटॉप पर, सिस्टम पर
ही देना होता है। कैंडिडेट आर अलाउड टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश एंड शुड क्लियरली फिल देयर चॉइस ऑफ मीडियम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। इन एनी केस चेंज ऑफ मीडियम विल नॉट बी अलाउड एट अ लेटर स्टेज। तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप वहां सेलेक्ट करें, लेकिन जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ही आपको ये अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। बाद में आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके कैसे होंगे, उसी सीक्वेंस में होंगे जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। पहले इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फिर पीपीबी, फिर एएफएम और सबसे अंत में आरबीडब्ल्यूएम का पेपर। क्वेश्चन पेपर विल कंटेन approximately 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस of 100 marks. The institute may however vary the number of questions to be asked for a subject. अमूमन 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स से कैरी करता है। सारे पेपर बराबर क्वेश्चंस के होते हैं, किसी भी तरीके का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है गलत आंसर करने पर। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आंसर सारे के सारे करें और केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा। और आप में से जो पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनको मैं आपको ये बात बता दूं भैया, जैसे ही आप अपना एग्जाम सबमिट करते हैं, जैसे आप अपना पेपर सबमिट करते हैं, आपको तुरंत मार्क्स डिस्प्ले हो जाता है, तुरंत का तुरंत वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। यानी तुरंत आपको ये पता चल जाता है ये आपका पेपर क्वालिफाई हुआ है या पर्टिकुलर पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है। क्लियर है? कंसोलिडेटेड मार्कशीट आती है उसके 45 से 60 दिन बाद जब आपका लास्ट पेपर होता है, लेकिन आपका जो मार्क्स हैं आपको तुरंत वहां पता चल जाते हैं। सारे के सारे पेपर 120 मिनट यानी 2 घंटे के होते हैं। सफिशिएंट टाइम होता है ये आपका पेपर क्वालिफाई करने के लिए। ये पूरी की पूरी डिटेल थी आपके सामने। अब मैं आपको फीस बता देता हूं भैया। जब आप पहली बार अपने लिए अप्लाई करते हैं तो 4,000 रुपए की फीस आपको देना होता है। अमूमन जब एप्लीकेशन के लिए विंडो ओपन होती है तो 3 हफ्ते के लिए विंडो ओपन होती है लगभग। क्लियर है भैया? तो पहले हफ्ते आपको 4,000 रुपए फीस पे कर देनी है पहले अटेम्प्ट के लिए। दूसरे हफ्ते, 1 हफ्ते के बाद जो है आपको अभी एप्लीकेशन का विंडो ओपन रहती है, लेकिन आपको 100 रुपए उसमें अतिरिक्त देना होता है नॉर्मल फी के अलावा। तीसरे हफ्ते आपको नॉर्मल फी के अलावा 200 रुपए अतिरिक्त देना होता है। तो 3 हफ्ते इसका एप्लीकेशन लगभग चलता है। पहले अटेम्प्ट के लिए आपको 4,000 की फीस देनी है। अगर आप पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाए, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट देना पड़ा, तो केवल आपको 1300 रुपए की फीस देनी होती है। जीएसटी वगैरह इसमें अलग से होता है। अब ये आपके 5 अटेम्प्ट की फीस हो गए। अब आपने 5वें अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई नहीं किया, जो कि बहुत रेयर होता है। मतलब ज्यादातर बैंकर तो सिंगल अटेम्प्ट पे ही सारे पेपर क्लियर कर लेते हैं, 45 नंबर का फायदा भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप 5 अटेम्प्ट में मान लेते हैं पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप फिर पेपर दे सकते हैं, लेकिन आपको ये 4,000 रुपए फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोबारा नए सिरे से फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर आपको चारों पेपर वापस देने पड़ेंगे। जो पेपर आपने क्वालिफाई किया उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो चारों पेपर आपको फिर से क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ये आपकी फीस है। फीस बार एक बार पे हो गई तो रिफंडेबल नहीं होती है। ये आपका फीस का पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया भैया। कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात यह है कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम आपकी कैसे मदद करने वाले हैं, कैसे आपके साथ जुड़ने वाले हैं। पीडब्ल्यू का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो अभी आप पेपर एनालिसिस जाके देख सकते हैं। अभी 17 तारीख को ही जेआईबी का पेपर खत्म हुआ है। सारे पेपर में बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहा है। हम लगातार आपके साथ उन कैंडिडेट का इंटरव्यू वगैरह भी ला रहे हैं ताकि आप तैयारी में उनसे मदद ले सकें, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की बैंक में जॉब करते करते। तो वो सारी चीज़ें आप उस पर देख रहे होंगे। ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। हम आपके साथ इस पूरी एग्जामिनेशन को तैयार कराते हैं, आपके चारों ही पेपर को। इसके लिए जो सबसे बेहतर है कि आप जेआईबी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लें। इस फाउंडेशन बैच में आपको सारे ही सब्जेक्ट की जो 4 पेपर हैं सबकी क्लासेस लाइव मिलती हैं। कंप्लीट क्लास है, थ्योरी क्लास है। इसमें आपको क्लास के साथ साथ डाउट सेशन आपके साथ डिस्कस किया जाता है। आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलते हैं और हर सब्जेक्ट के 10-10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। ये बैच आपके लिए सबसे बेहतरीन है। इस बैच की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में ही हो चुकी है नवंबर 2026 के लिए। या एक दूसरा तरीका है कि आप जेआईबी महापैक के थ्रू आ सकते हैं। ये इससे भी बेहतर ऑप्शन है। महापैक क्या होता है? देखिए, महापैक आपको 3 वैलिडिटी में दिख रहे होंगे, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। अगर आप इनमें से कोई भी महापैक लेते हैं तो हमारे अभी तक जितने भी रनिंग बैचेस थे उन सबका एक्सेस आपको मिलता है, और जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे पेड, उनका एक्सेस आपको इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। अलग से आपको कोई फी नहीं पे करनी होती। यानी अगर आपने महापैक ज्वाइन किया इनमें से कोई भी एक, तो जितने हमारे सारे रनिंग बैचेस उनका एक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी एक्सेस आपको इसी फी में मिल जाएगी। और ये सुविधा तीनों ही महापैक में। साथ ही साथ इसमें आपको ई बुक अलग से मिलता है ना। ई बुक का एक्सेस आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके लिए कोई आपको अलग से फी पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें साथ ही साथ भैया आपको
ई बुक के अलावा एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, एक्सेस मॉक आप उसको अपना एक्सेस आपको रहता है जब तक आपकी बैच की वैलिडिटी रहती है तब तक। तो महापैक आपके लिए सबसे बेहतरीन बैच होता है। महापैक की खास बात ये, मान लो आपका एक सब्जेक्ट किसी वजह से रुक गया, अब आप एक सब्जेक्ट के लिए अगले अटेम्प्ट में कोई एक पेपर परचेज करने जा रहे हैं तो उसके लिए फिर से आप फी पे करोगे। इसमें ऐसा नहीं है, आपको जब तक वैलिडिटी है तब तक सारी पेड चीजें फ्री मिलती रहेंगी जो भी आगे लॉन्च होंगी। कुछ भी आप और मुझसे पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो भैया जेआईबी के विषय में, तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। कैसे, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। एक ये है आपका बैंकर्स एज बुक, इसका बहुत अच्छा रिव्यू बैंकर्स का रहा है। ये आपके चारों ही सब्जेक्ट की बहुत कंसाइज्ड और एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। इसको आप पीडब्ल्यू ऐप से भी ले सकते हैं, स्टोर से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी मंगा सकते हैं। हर एक चैप्टर के बाद आपको केस स्टडी, क्वेश्चन, सारी चीजें मिलने वाली हैं। बहुत कंसाइज, क्योंकि मार्केट में जेआईबी की बहुत लेंदी और बल्कि बुक्स हैं, बहुत बल्कि स्टडी मटेरियल है जो पढ़ना मुश्किल है। 700 800 पेज की किताबें हैं। तो उससे बेहतर यह है कि आप बहुत कंसाइज्ड और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ें जो स्टैंडर्ड हो। तो वो आपको ये चारों बुक में मिल जाएंगी। आप इन्हें एक बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, चारों भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, सब जगहों से आपको, जहां पर मैंने बताया। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन कर लें। इससे आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं और इस ग्रुप में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। ये सारी सुविधाएं आपको इस ग्रुप में रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं। आपके इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो पहला ही पेपर आपका जेआईबी में है, इसे मैं डील करता हूँ। इस विषय पर आपको कुछ भी बातचीत करनी है तब भी बातचीत कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया, कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, आप इस ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत यहाँ पर जवाब दूंगा भैया। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही तो सिंपली टेलीग्राम पर आप सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये है आपके लिए पूरी डिटेल्ड डिस्कशन आपके जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए, आपके अपकमिंग जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो पहले इस डिटेल वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपकी सारी क्वेरी समाप्त हो जाएगी। कुछ और बचता है तो आप मुझसे टेलीग्राम या यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको जवाब दे दूंगा। टीम आपको जवाब दे देगी, आपके साथ टीम लगातार बनी रहेगी। तैयारी शुरू करिए, अभी आपके पास 5 महीने का सफिशिएंट टाइम है, एक बार में आप सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट।